Hello students, today myself Sandeep Gupta, I am going to teach you accountancy of class 11th. Lesson number 4, process and basis of accounting. First of all, in this we have to know the process of accounting. बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस जो शुरुआत होती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है। मतलब पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है क्या वो बिज़नेस का है या नहीं, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है या नहीं। अगर बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता होगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको बेटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे उसको, फिर समराइज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू prepare the trial balance and financial statement such as profit and loss account and balance sheet. Now here I am giving you some steps. First of all, identification of transactions. तो बेटा यहाँ पर ये बात होती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी के टर्म्स में होते हैं, मीन्स मॉनेटरी इन नेचर होते हैं, वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ उसी को लिखते हैं, और जिसको हम मनी के टर्म्स में नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेस उसको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कैश सेल किया है तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा कैश मेमो। अगर हमने उसको उधार में परचेज किया है तो उसके लिए परचेज इनवॉइस होगी। अगर हमने उधार बेचा है मीन्स क्रेडिट पे बेचा है तो उसके लिए सेल इनवॉइस होगी। और हमने बैंक में जमा किया है पैसा, उसके लिए पे इन स्लिप होगी। हमने किसी को पेमेंट किया है तो हमारे पास चेक बुक होगी, चेक के थ्रू पता चल जाएगा हमने किसको पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है। और नहीं तो बेटा हमारे पास पासबुक होती है, पासबुक में भी शो हो जाता है कि कितना पैसा किससे मिला है, किस डेट पे मिला है और हमने किस डेट पे किसको कितना पैसा दिया है। तो ये सब हमारे डॉक्यूमेंट हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं हम। फिर बेटा हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। बेटा वाउचर्स क्या होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट entries are first recorded of all first of all recorded so recorded on voucher, and then on the basis of voucher recording is made in the journal or books of original entry। मीन्स बेटा सबसे पहले हमारा बनता है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? हर एक कंपनी का, हर एक फॉर्म का प्रिंटेड फॉर्म में होता है और हर एक कंपनी का बेटा जो होता है वो फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। यानी हर एक कंपनी का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग उसमें एंट्री मतलब उसको भरते हैं, बनाते हैं। जैसे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन के साथ हर ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है हमारा वाउचर वो अटैच होता है। मीन्स तो वाउचर से ही पता चलता है हमको कि ये कहाँ से इसके ओरिजिन हुई है, एंट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है। और ये चीज़ें बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मींस डेट बाय डेट। इज इट क्लियर एवरीवन? डेट बाय डेट मतलब कि जैसे 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 5 तारीख का, फिर 10 तारीख का। ये नहीं कि आगे पीछे जब मर्जी आया तब हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। फिर हमारा नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब बेटा वाउचर जब बन जाता है तो वाउचर के बेसिस पे हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका मतलब होता है अभी हम आगे चल के सीखेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में परचेज किया हमने, सेल किया, पैसा रिसीव किया, पैसा किसी को दिया, रेंट दिया, सैलरी दिया, बैंक से पैसा लिया, बैंक से पैसा जमा किया एंड सो ऑन। ऑल दिस वी हैव विल रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने बताया ना पे इन स्लिप है, हमने जमा किया पैसा बैंक में तो वो वाउचर हो गया। अब उसी के बेस पे एंट्री हो जाएगी बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री। अगर पैसा निकाला है आपने तो चेक के थ्रू पैसा निकाला होगा आपने, वो आपका वाउचर हो गया, उसके बेस पे एंट्री हो जाएगी। जैसे कि फिर आपने परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया आपने उधार अगर, तो बना होगा परचेज इनवॉइस, वो वाउचर हो गया, उसके बेस पे जर्नल एंट्री हो जाएगी एंड सो ऑन। अब बेटा बात आती है कि जैसे कि एक बुक होती है जिसमें सारी एंट्री हम करते हैं, वो भी डे बाय डे मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और बेटा जो कोई बड़ी फर्म होती है उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, जैसे कई बार पैसा निकाला गया, पैसा जमा किया गया बैंक में, तो बैंक का एक अलग अकाउंट बन जाएगा।
कैश में बहुत सारे होते हैं ट्रांजेक्शन तो अलग बन जाएगा कैश बुक। परचेज़ बहुत होता है, परचेज़ हमारे यहाँ सामान, तो हम परचेज़ बुक अलग बना देंगे, सेल्स बुक अलग बना देंगे, लाइक दिस। मतलब कुछ मेन बुक होती हैं, इसको बोलते हैं कैश बुक, परचेज़ बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर। गॉट इट। पहले दो और होती थी, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, बट अभी उसका यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बनाते हैं। तो बेटा ये सारी होती है स्पेशल, इसको बोलते हैं हम लोग सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब जर्नल और स्पेशल जर्नल, ठीक है बेटा। तो अब बेटा हमारा आता है बात, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पोस्टिंग टू लेजर। बेटा पोस्टिंग टू लेजर में क्या होता है, हम हर एक नेचर का एक अकाउंट खोल देते हैं, जैसे कैश अकाउंट, राम का होगा तो राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, यानी हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि जो एक सिमिलर नेचर का होगा उसको हम एक जगह लिखेंगे, तो वही होता है हमारा पोस्टिंग टू लेजर। तो लेजर पोस्ट में क्या होता है बेटा, लेजर इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स, यानी जब कई अकाउंट का सेट जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं लेजर। किसी एक अकाउंट को लेजर नहीं बोलते, जहाँ पे हम कई सारे अकाउंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लेजर। तो बेटा लेजर से क्या फ़ायदा होता है कि हमको एक अकाउंट को देख करके पता चल जाता है, जैसे हमने सारे परचेज अकाउंट का ट्रांजेक्शन एक जगह किया, जैसे 1 तारीख को परचेज़ किया, 2 तारीख को परचेज़ किया, 3 तारीख को परचेज़ किया, तो टोटल कितना परचेज़ किया, एक निश्चित डेट पे जानने के लिए हमको हेल्प मिलती है, टोटल कर दिया पता चल जाता है कितना हम परचेज़ किया। वैसे सेल्स का होता है। वैसे बेटा राम है, राम को हमने बहुत सारा सामान बेचा है, उन्होंने हमको सामान वापस भी किया होगा, कुछ पैसे भी दिए होंगे, फिर सामान ले गए होंगे, फिर पैसे दे गए होंगे, तो ये बहुत सारा ट्रांजेक्शन है जो कि राम से हैं रिलेटेड, तो वो सब हम राम के अकाउंट में लिख देंगे। और जब कभी भी एक निश्चित डेट पे हमें जानना होगा कि कितना बैलेंस निकल रहा है, तो बेटा डेबिट का टोटल का और क्रेडिट का टोटल दोनों को ऐड करके डिफरेंस निकाल लेंगे उसका, तो पता चल जाएगा कि हमें उनसे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा हमारा उनका निकल रहा है, डिफरेंस या बैलेंस। तो ये फ़ायदा होता है लेजर से। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वाउचर बनाएंगे, फिर उसकी एंट्री करेंगे, फिर उससे लेजर पोस्टिंग करेंगे। बेटा जब लेजर पोस्टिंग हो जाती है हमारी, सबका निकालते हैं हम लोग बैलेंस, तो उन सारे बैलेंस को हम जहाँ शो करते हैं उसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस, और उसी बनता है हमारा बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि सारे अकाउंट का कितना बैलेंस है, जैसे कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, परचेज का कितना बैलेंस है, सेल्स का कितना बैलेंस है, फर्नीचर टोटल कितना है, ये सारे अकाउंट का बैलेंस हम एक जगह लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा अकाउंट होता है, स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारे अकाउंट के बैलेंस को शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, यानी कि बेटा ट्रायल बैलेंस में भी 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम। तो डेबिट का जो भी हम करेंगे टोटल और जो हम करेंगे क्रेडिट का टोटल, वो दोनों आना चाहिए इक्वल। अगर वो दोनों इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो भी अकाउंट मेंटेन किया है, मैंने लेजर पोस्टिंग किया है सारे अकाउंट का, वो सब कुछ सही है। और अगर बेटा एक निश्चित डेट पे जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं और डेबिट का अमाउंट टोटल और क्रेडिट का अमाउंट टोटल मैच नहीं करता, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कर दी है, गड़बड़ी कर दी है, यानी एक्यूरेट नहीं आया, सही नहीं आया, इसी से हमको पता चल जाता है। और अगर हमने ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग किया, डेबिट का अमाउंट सपोज आया 1 लाख और क्रेडिट का भी अमाउंट आया हमारा 1 लाख, इट मीन्स हमने जो भी लेजर पोस्टिंग की है वो सही है, मीन्स सारा अकाउंट हमारा सही बना है। इससे हमको पता चल जाता है, वो भी क्या बेटा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स नंबरिंग, टोटलिंग। इज इट क्लियर? तो बेटा ये तो हमारा हो गया प्रोसेस कि कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर बेटा उसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमको पता चलता है कि हम कैसे बनाएंगे, उसी से बनाएंगे मतलब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर एक बनता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बेटा ये सब हमारा एक चैप्टर है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वाउचर के बारे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में,
फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लेजर पोस्टिंग, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर आगे चल करके हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारे हमारे आगे 11th क्लास के ही चैप्टर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे वन बाय वन। नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो है, कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम बेटा सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उसका डिफरेंस जो होगा वो हम मान लेंगे। या हमने जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जो बिल्डिंग का रेंट है वो है 1 लाख रुपीज़, और अगर हमने 1 लाख में से 80,000 रुपीज़ पे कर दिया है तो उस साल का एक्सपेंस हम सिर्फ 80,000 ही मानेंगे। वैसे ही अगर हमें किसी से मिलना था 50,000 रुपये कमीशन के रूप में, उससे हमको 40,000 मिला, 10,000 नहीं मिला, तो हम ये मानेंगे कि हमें 40,000 ही हमारी इनकम हुई है। ये होता है हमारा कैश बेसिस। और वही होता है हमारा एक्रूवल बेसिस। तो एक्रूवल बेसिस में क्या होता है बेटा कि पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, टोटल हम मानते हैं अपनी इनकम। जैसे हमें 50,000 रुपये किसी से मिलना है कमीशन के रूप में, 40,000 मिल चुका है और 10 नहीं मिला है, तो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से 40 + 10 50 पूरा हमारा इनकम है। और वैसे ही एक्सपेंस में जो मैंने बताया था आपको अभी, 1 लाख रुपीज़ बिल्डिंग का रेंट देना है, मैंने 80,000 पे किया है, 20,000 नहीं पे किया है। लेकिन एक्रूवल बेसिस से पूछा जाएगा कितना एक्सपेंस है, तो हम बताएंगे 80,000 + 20,000 = 1 लाख रुपीज़ टोटल। बेटा अब हम पढ़ेंगे कि हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग में मैंने बताया आपको कि सिर्फ कैश से संबंधित चीज़ों के बारे में ही हम बताते हैं। जैसे कि अगर हमने सेल किया है 10 लाख रुपीज़ का आइटम, जिसमें से 8 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं, 8 लाख रुपीज़, 2 लाख अभी नहीं मिले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कैश बेसिस के हिसाब से सेल कितनी हमारी है, तो हम बताएंगे 8 लाख रुपीज़। रेंट 1 लाख देना था मगर 80,000 दिया आपने, 20,000 अभी नहीं दिया आपने, तो कितना एक्सपेंस है, तो बोलेंगे 80,000। मतलब जितना कैश गया है वो मानते हैं खर्च अपना, और जितना मिला है हमको वो मानते हैं कि हाँ इतना मिला है बस। जो बाकी है उसकी हम बात नहीं करते हैं। मीन्स जितना कैश की डीलिंग हुई है सिर्फ वही बात होती है या रिकॉर्ड होता है व्हेन वी टेक अकाउंटिंग एज अ बेस कैश बेसिस। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि किन के लिए होता है यूज़फुल। तो बेटा ये ज़्यादातर प्रोफेशनल पीपल्स के लिए होता है यूज़फुल, जैसे कि कोई लॉयर हुआ, एडवोकेट हुआ है, लॉयर मतलब एडवोकेट, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक्सेट्रा। बेटा ये ज़्यादातर उनके लिए होता है जहाँ पे सिर्फ कैश बेसिस में ही डील होता है, वहाँ पे उधार नहीं होता। डॉक्टर के यहाँ थोड़ी उधार होता है, सीए का भाई अपने काम कराया आपको फ़ीस पे करना है, वैसे लॉयर का फ़ीस पे करना है, तो वहाँ उधार नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए उनके लिए ये चीज़ बेनिफिटेड है, ठीक है, यूज़फुल है। अब बेटा जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो बेटा पहला एडवांटेज है कैश बेसिस का कि ये बहुत सिंपल है, रियलिस्टिक्स है एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव इंसेंटिव्स ऑफ मैनी पीपल्स। मतलब ये जितना भाई पैसा मिला है, जो नहीं मिला पता नहीं कब मिलेगा क्या है, तो इसलिए उसको हम नहीं करते डिनोट, हम मान चलते हैं जितना मिला वो हमारा पैसा है, वो हमारी इनकम है या वो हमारा फ़ायदा है, ऐसा होता है। और बेटा इसमें क्या है कि इसमें कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, भाई जितना मिला उसमें से निकाल लो, फ़ायदा नुकसान ख़त्म। फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये फ़ायदा हुआ। और तीसरा ये फ़ायदा इनके लिए होता है जो लोग ज़्यादातर सिर्फ कैश डीलिंग करते हैं, उधार सामान नहीं बेचते हैं। अब बेटा आता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटा देखो डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हमको सही प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता है। क्योंकि देखो बेटा होता क्या है कि 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस हमारा जैसे होना था, हमने 80,000 पे किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हमको 20,000 पे करना ही है ना। तो इस साल कम लग रहा है एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर मालूम चला कि हमने 1 लाख दिया प्लस 20,000 दिया पीछे का पैसा, तो 1,20,000 दिया, तो क्या शो होगा कि अरे इस साल किराया 80,000 और नेक्स्ट ईयर किराया 1,20,000, जबकि गलत हो गया ना बेटा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है हमको ट्रू प्रॉफिट या ट्रू एक्सपेंस पता नहीं चलता है,
क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग यानी बकाया, प्रीपेड मतलब जो एडवांस दिए हैं उसकी बात करते ही नहीं, हम तो बात करते हैं सिर्फ कैश की। इसलिए यहाँ पे सही से हमको प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चल पाता है। तो दूसरा क्या होता है, यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी मैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने जितना वैसा देना था एक्सपेंडिचर वो दिया ही नहीं, कम दिया है। तो फिर मैचिंग जो है हमारा डेबिट क्रेडिट का वो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बेटा नेक्स्ट हमारा जो है ये इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी सकता है। जैसे हमें इस साल दिखाना है प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, तो इनकम तो हम सब ले लेंगे एडवांस में, तो देखिएगा ज़्यादा इनकम हो गई है, और जो खर्च करना है पैसा वो चुकाएंगे ही नहीं, बाकी कर देंगे, कह देंगे भैया नेक्स्ट ईयर देंगे आपको। तो एक्सपेंस कम दिखा, इनकम ज़्यादा दिखी, तो ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। देखो ना मैनिपुलेशन। और जिस तरह हम चाहते हैं कि एक्सपेंस ज़्यादा दिखे तो सारे खर्चे को हम आगे के भी 1-2 साल के खर्चे को अभी पे कर देंगे, पैसा चला गया तो मान लो कैश कम हो गया हमारा, तो एक्सपेंस ज़्यादा शो हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम दिखाई देगा, लॉस दिखाई देगा। तो बड़ा वही कहा गया कि पर्सनल जजमेंट, यानी इसमें हम अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दिखाने के लिए। और बेटा लास्ट है हमारा ये कि हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता, वो उसको मान्यता प्राप्त नहीं करता कि आप ऐसा करें। और बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस में मैंने बताया, मैंने आपको पहले भी, कि अगर वो एक्सपेंडिचर इस साल का है तो आपने पे किया हो चाहे नहीं पे किया हो, इसी साल का माना जाएगा। जैसे कि अगर आपको बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपीज़ पे करना है, आपने 80,000 पे कर दिया है और 20,000 अभी पे नहीं किया, मतलब कि 20,000 रुपीज़ रेंट आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। फिर भी एक्सपेंस में अगर शो करना है आपको रेंट, तो आप पूरा 1 लाख रुपीज़ शो करेंगे। 80,000 जो आपने दे दिया वो, और प्लस जो 20,000 नहीं दिया वो भी, क्योंकि वो इस साल का ही एक्सपेंस है, आप उसका पेमेंट चाहे जब करें। वैसे ही अगर कोई इनकम आपको मिलनी है, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको कि हमें कमीशन मिलना है किसी से 50,000 रुपीज़ का, उसमें से 40,000 मिल चुका है, 10,000 अभी नहीं मिला है। और अगर पूछा जाएगा कि कितनी इनकम है आपकी या कितना कमीशन इस साल का है, तो बेटा पूरा बताएंगे 50,000, 50,000, 40,000 जो मिल चुका है वो भी, प्लस जो 10,000 नहीं मिला वो भी, टोटल 50,000। ये होता है हमारा एक्रूवल बेसिस। मतलब इसका बेटा क्या होता है, ईदर कैश रिसीव्ड और नॉट, ईदर पेमेंट मेड और नॉट, यानी खर्चे जो हमने दे दिए वो भी और जो नहीं दिए वो भी शामिल होंगे टोटल एक्सपेंस में, और वैसे इनकम में जो मिल गया है वो भी और जो नहीं मिला है वो भी शामिल होगा हमारे इनकम में। अब बेटा आता है इसका एडवांटेज क्या है। तो बेटा इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि ये इससे हमको करेक्ट और ट्रू प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। दूसरा बेटा क्या होता है, इसमें मैचिंग जो प्रिंसिपल हमारा है वो काम करता है, यानी वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसके थ्रू यही हो पा रहा है, फॉलो करता है इस चीज़ को। और बेटा इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है हमारे कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट ईयर्स, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है हम उसी साल में शो करते हैं, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, सब लोग उसको मानेंगे नियम को और यही चलेगा हर साल। और यहाँ पे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। और बेटा लास्ट ये है कि कंपनी एक्ट जो 2013 है उससे ये रिकॉग्नाइज्ड है, यानी उसने इसको मान्यता दे रखी है कि हाँ हमें अकाउंटिंग जब भी करना है तो हमें एक्रूवल बेसिस से ही करना चाहिए। बेटा अब हम जानेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटा पहला डिसएडवांटेज का ये है कि ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं होता है, और दूसरा इसमें पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हमें जजमेंट करना पड़ता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, एंड सो ऑन। एंड एट लास्ट आई वांट टू जस्ट सम अप विद द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। तो बेटा कैश बेसिस में क्या होता है, सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस, इज इट क्लियर। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बेटा कैश बेसिस में क्या होता है कि जब हम देते हैं पैसा सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे कैश रिसीव हो चाहे कैश पेमेंट हो। और एक्रूवल में क्या है, पैसा रिसीव हुआ है वो भी और जो नहीं रिसीव हुआ वो भी, वैसे ही पेमेंट में जो हमने कर दिया एक्सपेंस वो भी, जो मैंने बाकी किया वो भी, दोनों, ठीक है। और फिर टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस,
इसमें हम जब पे कर देते हैं उसको मान लेते हैं एक्सपेंस, उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें क्या है, हमने जिस साल का एक्सपेंस है, चाहे हमने पे किया हो चाहे नहीं पे किया हो, हम उसी साल में मान लेते हैं। बट कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस को हम इग्नोर कर देते हैं, इससे हमसे मतलब नहीं होता है। लेकिन एक्रूवल में आउटस्टैंडिंग ये सारे आइटम्स को कंसिडर किया जाता है। फिर आता है लीगल पोजीशन। तो कैश बेसिस की लीगली कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन एक्रूवल बेसिस की लीगल पोजीशन है। मीन्स ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर आता है प्रॉफिट लॉस, किस में पता चलता है सही से, तो कैश बेसिस में एक्यूरेट और करेक्ट प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चल पाता है, बट एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हमें करेक्ट और फेयर ट्रू एंड प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। फिर आता है कि सुटेबिलिटी मीन्स कहाँ सुटेबल है, कैश बेसिस अकाउंटिंग वहाँ पर सुटेबल होती है जहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स। और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बेटा जो होती है वो हर बिजनेसमैन अडॉप्ट करते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए अपना बिजनेस करते हैं। और बेटा एक तरह का और होता है अकाउंटिंग बेस, जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें ये जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस दोनों का मिक्सचर है। इसमें रेवेन्यू, एसेट्स, कैश, वेदर एक्सपेंस और लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस, मतलब कि पैसा मिला हो नहीं मिला हो हर चीज़ की इसमें रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर जो भी है, ठीक बेटा, तो यहाँ पे जो भी आपका है वो रेवेन्यू और एसेट्स जो है वो होगा कैश बेसिस पे, और जो आपका एक्सपेंस और लायबिलिटी है वो होगी एक्रूवल बेसिस पे। तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ये लोग अडॉप्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसी से उनको पता चल जाता है कि उनका कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस है। रिसिप्ट उनका जितना पैसा मिला, जितना उन्होंने खर्च किया, जो डिफरेंस आया वही उनका प्रॉफिट या लॉस उनको पता चल जाता है। वो लोग आउटस्टैंडिंग इनकम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखते हैं। मीन्स इनकम बाकी है उसको नहीं मानते कि मिलेगा, लेकिन जो उन्हें देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा मतलब क्या होता है कि ये लोग अपने जो उनको इनकम मिलना बाकी है उसको वो लोग नहीं दिखाते हैं कि मिलेगा। इससे क्या होता है बेटा, इनकी इनकम कम शो होती है तो उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन जो उनको एक्सपेंडिचर पे करना है और उन्होंने पे नहीं किया है, जैसे 1 लाख देना था 80 दे चुके हैं, 20 नहीं दिए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 80 + 20 1 लाख रुपये। लेकिन से इनकम कुछ जैसे मिलनी है 50,000, अब मिला है 40,000, 10,000 अभी नहीं मिला है, तो मान लेते हैं कि 10,000 नहीं मिलेगा, 40,000 ही मांगे चलते हैं। तो ऐसा क्या होता है बेटा इसमें, ये लोग कि अपने एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी को दिखाते हैं पूरा जो दिया है वो भी, जो नहीं दिया वो भी, यानी उसको मानते हैं एक्रूवल बेसिस से। लेकिन जो एसेट्स और इनकम है उसको मानते हैं वो लोग कैश बेसिस से, जितना मिल गया वो हमारा है, जो नहीं मिला वो नहीं है। इससे बेटा क्या फ़ायदा होता है, दे शो एक्सपेंस मोर और इनकम लेस, सो दैट उनका इनकम कम शो होता है तो उनको इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। और हाइब्रिड सिस्टम जो होता है बेटा वो कोर्ट में मान्य है इनकम टैक्स के हिसाब से। नाउ द चैप्टर इज ओवर। आई होप you all will enjoy this chapter. Subscribe and like my channel to get more videos. Thank you.